आरिफ मोहम्मद खान भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में, भारतीय सांस्कृतिक चिंतन के संदर्भ में अपने अध्ययन करते हुए बताते हैं कि विश्व में सभ्यताओं का एकीकरण 3 स्तरों पे हुआ। या तो चमड़ी के कलर से, अर्थात रेस से, नस्ल से, या फिर भाषा से, जैसा यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं, और या फिर फेथ से, जो हम क्रिश्चियनिटी में भी देखा, हमने इस्लाम में भी देखा। और जो लोग इन तीनों में फिट नहीं आए वो आउटकास्ट हो गए। मॉडर्न सभ्यताओं के बनते बनते जो लोग इन 3 क्राइटेरिया जो उनके वहाँ प्रचलित थे, इन तीनों में से कोई एक भी या दोनों इकट्ठे थे, उसमें फिट नहीं बैठे, वो माइनॉरिटी बन गए और उनको स्वतः ही डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, आउटकास्ट बन गए, उनको होलोकास्ट फेस करनी पड़ी या जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। परंतु भारत की सांस्कृतिक चिंतन का, भारत के राजनीतिक चिंतन की विशेषता ये है कि यहाँ पर ये स्वीकार किया गया कि जितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के स्त्री और पुरुष विविध विविध प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर उन सब के भीतर एक ही प्रभु विद्यमान है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट को भारत ने बहुत पहले स्वीकार किया। वेस्ट ने बाद में जो मल्टीकल्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया, उससे बहुत पहले से भारत के धर्म में विविधता में एकता का कॉन्सेप्ट विराजमान था। और इसके पीछे रीज़न ये है कि इंडियन जो पॉलिटिकल थॉट है वो स्पिरिचुअल भी है, कल्चरल भी है। और उसमें ये कहा गया कि इस डाइवर्सिटी के बावजूद तेरे अंदर जो लॉर्ड है, गॉड है, वो मेरे अंदर भी है। और उसकी वृद्धि होती है प्रज्ञा से। जब हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, प्रज्ञा बढ़ती है, फिर हमारी चेतना भी स्ट्रेच करती है और हम सब प्राणियों से एम्पैथी कर पाते हैं और अंतोगतवा हमारा परिचय आत्मा से होता है। तो इंटरनल यूनिटी हमारे अंदर पाई जाती है। ऐसा आरिफ मोहम्मद खान जी हमें भारतीय सभ्यता के संबंध में, भारतीय राजनीतिक चिंतन के संदर्भ में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। इसके पश्चात आरिफ मोहम्मद जी कहते हैं, वेस्ट की तुलना में जहाँ पर यदि प्लेटो को देखें, जो कि बड़ा क्लासिकल विचारक है उनका, वो ज्ञान की बात करता है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की बात करता है और उस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और फिलोसफर रूलर के माध्यम से प्लेटो उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर शासक के माध्यम से भौतिक विश्व वर्ल्ड में शासन का रेगुलेशन चाहता है, शासन का बेस्ट स्वरूप चाहता है। मतलब ज्ञान का प्रयोगात्मक मूल्य है, ज्ञान को लेकर के उसको यूज वैल्यू है उसकी। जबकि भारत की धारा में, ये बात मैं प्री सुक्रेटिक विचारकों के लिए नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट था, उनकी भारतीय मनीषा से गहरी चिंतन था, से रिलेशनशिप थे, तो वो काफ़ी हद तक हमारी एंशिएंट सभ्यता से जुड़ते थे। पर ये पोस्ट सोक्रेटिक रेशनलिस्ट जो लोग हैं, ये ज्ञान को बेसिकली एक साधन मानते हैं, उसको उसकी वैल्यू है यूटिलिटी में, वो यूज हो सके। और आगे जाकर देखेंगे यही फिर आगे कैटेगराइजेशन कॉन्सेप्ट्स और वो बिल्ड करते हैं और फिर बाद में नॉलेज इज पावर वाली जो बात है वो सामने आ रही है, उसकी अपनी बाइसेस। पर भारतीय ज्ञान परंपरा में, भारतीय राजनीतिक चिंतन में, भारतीय सांस्कृतिक में ज्ञान प्राप्त करना ही स्वयं में सबसे बड़ा कार्य है। उसका कोई यूज वैल्यू नहीं। यूज वैल्यू होगी तो सेकंड होगी, पर फर्स्ट नहीं हो सकती। उसको वितरण करना आपकी ड्यूटी है, पर उसको इम्पोज नहीं करना है। वितरण करना है, वो भी डिस्कशन के माध्यम से होगा, चर्चा के माध्यम से होगा, टीका और टिप्पणियों के माध्यम से होगा। इम्पोजिशन नहीं आप कर सकते। इसीलिए भारत में एक लंबी परंपरा दिखाई देती है जहां पर
तरह तरह की संहिताओं की स्थापना विद्वानों ने बैठ करके सम्मेलनों में की। ज्ञान परंपरा दिखाई देती है, वाद प्रतिवाद का एक लंबा ट्रेडिशन दिखाई देता है जो कि वास्तविकता में डेमोक्रेटिक है उसकी फंक्शनिंग में। तभी तो भारतीय प्राचीन चिंतन में, चाहे वह आध्यात्मिक हो राजनीतिक हो, उनमें वार्तालाप उनके केंद्र में है, ना कि उपदेश उसके केंद्र में। इसके अतिरिक्त वो बताते हैं हमें कि कर्म सिद्धांत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो वेस्ट में नहीं मिलता। भारत में, भारत के राजनीतिक चिंतन में कर्म सिद्धांत मिलता है, जिसकी बात अरविंदो ने कर्मयोगी में की। महर्षि दयानंद तो करते ही करते हैं। विवेकानंद जिसकी बात करता है, जो मॉडर्न इंडियन थॉट जब कॉलोनियल शैकल्स को तोड़कर आगे आता है, तो उसका जो मूल पावर का जो तत्व है वो कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन है। विवेकानंद जो न्यू वेदांता की स्थापना करता है और उसको बौद्धिज्म की निष्क्रियता से मुक्त करवाता है, बौद्धिज्म की निष्क्रियता के प्रभाव से मुक्त करवाता है, तो उसको कर्म से जोड़ता है और मानव सेवा को कर्म में विलीन करता है, कर्म को मानव सेवा में विलीन करता है, कहना ज़्यादा उचित होगा मेरे ख्याल से। तो कर्म सिद्धांत की बात होती है। स्वामी दयानंद अपने पूरे जीवन में ये दिखाते हैं। उनके जो शिष्यवाद में बनते हैं, चाहे महात्मा हंसराज हो, लाला हरदयाल हो, हर क्षेत्र में हो, या गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक हमारे शेर, नाम उनका भूल रहा हूँ, जिन्होंने जामा मस्जिद पे जाकर के एकता की बात की थी, जलियांवाला बाग के बाद उस स्थान पे जाकर के कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, का नाम मैं भूल गया, पर वो महापुरुष। तो उन सब ने अपने त्याग दिए हैं, कर्म की बात की। वैसे ही कर्मयोगी की बात हमारे भवानी मंदिर की बात हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के विचारक अरविंद करते हैं। तिलक गीता रहस्य लिखते हैं, गांधी कर्म की बात करते हैं। ये सब कहीं ना कहीं मिलकर के उसी कर्म सिद्धांत का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है उसको जागृत कर रहे हैं। तो ये वेस्ट में नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर राइट्स की फाइट मिल सकती है, जो कि जॉन लॉक जस्टिफाई करता है, हॉब्स जस्टिफाई करता है, हमारे इक्वलिटी की क्वेस्ट जो कि रूसो को जस्टिफाई करता है, हॉब्स जस्टिफाई करता है, इंद्रिय सुख की चाह जिसको हमारे पैंथम पर देते हैं, वो मिल सकती है आपको। भारत में भी है इस तरह के चरवक जाति के लोग पाए जाते हैं, चरावक स्कूल पाया जाता है, परंतु वो मेन स्ट्रीम नहीं। या उपभोगितावाद की कॉन्सेप्ट को पैदा किया जाता है, जिसको बाद में व्यंग्यात्मक रूप से थ्योरी ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म भी एक विद्वान ने कहा, जब उसने मॉडर्न डेमोक्रेसी के फ्लॉज पर कमेंट करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से उनका नाम सीबी मैकफरसन था। तो वो भारत के संदर्भ में नहीं मिलेगा। भारत ने बेशक कर्मयोगी को भोगी से श्रेष्ठ माना है, राजनीति के क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी। तो ये भारतीय राजनीतिक चिंतन की वेस्ट से एक बड़ी अलग विशेषता है। इसके अतिरिक्त नारी के प्रति जो हमारा चिंतन है, वेस्ट में प्रारंभ में ये चिंतन था नारी एक अलग चीज है, अलग स्थान से उत्पन्न हुई है, और पुरुष अलग स्थान से उत्पन्न हुआ है। अगर उनकी क्रिएशन मिथ देखे, चाहे इस्लामी हो चाहे क्रिश्चियन हो, पुरुष की पसली से बनी है। जबकि भारतीय चिंतन ये मानता है नारी में ही पुरुष है, पुरुष में ही नारी है, दोनों ही समगुण धर्मी हैं, उसको लेकर के उभरे हैं, और दोनों में प्रभु वास करते हैं बराबर रूप से, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। इसके अतिरिक्त ज्ञान के संदर्भ में जब हमने चिंता की, समृद्धि का हमने कल्पना की, शक्ति की हमने कल्पना की, तो उन सब के नारित्व रूपों को ही भारत ने चित्रित करने का प्रयास किया, चाहे वो शक्ति माँ हो, चाहे समृद्धि हो, ज्ञान हो। इसीलिए जब राष्ट्रवाद की बात भी आई तो भारत माता के चरित्र का निर्माण किया गया। भवानी मंदिर की बात अरविंदो करते हैं कि माँ के चरणों में अपना बलिदान देना है। और एक और बात जो आरिफ मोहम्मद खान जी बताते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। वो धर्म को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि भारत की धर्म में सदा से ये माना गया
जो प्राण तत्व मानव में है वही प्राण तत्व जीव जंतु और पौधों में भी है। इसीलिए अहिंसा की बात भी होती, शाकाहार की बात भी होती। परंतु क्या है जो मानव और पशु के बीच में भेद करता है? तो आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में, भारतीय राजनीतिक धारा में, भारतीय संस्कृति में वो है धर्म। और धर्म है क्या? कि व्यक्ति को, जो कि पशु को नहीं हो सकता, व्यक्ति को हर परिस्थिति में सही और गलत का बोध होता है। ये बात अलग है कि वो वहाँ अपने स्वार्थ में पढ़ के गलत कर ले, पर उसके मन में कहीं ना कहीं ये बोध होता है कि मैंने ठीक किया कि मैंने गलत किया नैतिक दृष्टि से। तो इसको सही और गलत का बोध रखना ही धर्म है। हमारे आरिफ मोहम्मद खान के अनुसार भारतीय चिंतन में, तो मैं इसे अगर एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट देखूं, ये वही बात होगी। जब भी पॉलिटिकल एक्शन की बात होती है, पॉलिटिकल एक्शन कब होता है? तो पॉलिटिकल एक्शन तब होता है जब एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जिस कार्य के लिए अपने लोगों को आह्वान करता है या खुद किसी कार्य को करता है, उसको नैतिक रूप से जस्टिफाई करता है, ना कि भौतिक रूप से या अपने भौतिक रूप से जस्टिफाई करता है, बल्कि नैतिक रूप से अपने एक्टिविटी को जस्टिफाई करता है और उसके लिए अपने जीवन के हर सुख सुविधा के त्याग की बात करता है। उसकी अंतरात्मा, उसके अंदर मॉरलिटी व्याप्त होती है उस एक्शन में, पॉलिटिकल एक्शन में। तो वो बेसिकली धर्म पॉलिटिक्स है। अगर पॉलिटिक्स का मतलब एक एथिकल एक्टिविटी है जो कि समाज को रेगुलेट करती है, तो धर्म पॉलिटिक्स है जो कि एथिक्स के बिना नहीं चलता। और ये जो धर्म है, जिस व्यक्ति में धर्म का बोध होगा, सही और गलत का बोध हो जाएगा, आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं भारतीय संस्कृति के अनुसार, राजनीतिक चिंतन के अनुसार, फिर वो स्वयं के लिए कैसे जी सकता है? उसे परमार्थ पे चलना होगा, सोशल वेलफेयर पे चलना होगा, सामाजिक कल्याण पे चलना होगा। तो ये जो सामाजिक कल्याण है, ये हॉब्स के सामाजिक कल्याण से अलग होगा। हॉब्स में या लॉक में सामाजिक कल्याण एक मजबूरी है, करना अपना कल्याण है, पर अपना कल्याण दूसरों के सहयोग के बिना नहीं हो सकता, इसलिए हम दूसरों का सहयोग करेंगे। ये जो सामाजिक कल्याण है, ये अंतर आत्मा से आएगा। इसके लिए किसी भी तरह के लोभ की जरूरत नहीं होगी। कुछ कुछ ये रूसो के सिटीजन से मैच कर सकता है, क्योंकि रूसो भी एंशिएंट स्पार्टन कल्चर को याद करता है, ग्रीक कल्चर को याद करता है। और परमार्थ पे चलेगा तो न्याय चाहेगा, न्याय की कोशिश करेगा तो मानस को विस्तृत करेगा, एम्पैथी को विकसित करेगा, हर एक वर्ग से अपने को एम्फेसाइज करेगा। और जब उसको करेगा तो उसकी कॉन्शियसनेस ब्रह्म में विलीन होगी, सुपर कॉन्शियसनेस में जाएगी। और फिर जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की जो फीलिंग है कि समस्त ब्रह्मांड के लोग उसी प्रभु की क्रिएशन है, उसी की छाया है, उसकी स्वीकृति मानव के अंदर पड़ेगी। तो इस तरह से भारत के अंदर जो वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पॉलिटिकल चिंतन में, वो भी इसमें रिफ्लेक्ट होता है। कांट ने भी परपेचुअल पीस की बात की थी, पर उनके परपेचुअल पीस संशयवाद के आधार पर स्थापित है। ऐसा संशयवाद जो ये बता रहा है कि तुम्हारे तर्क की एक सीमा है, उससे आगे क्या होगा आप नहीं जानते, सही और गलत। इसीलिए दूसरे को ऐसा ट्रीट करो, चाहे वो गलत भी हो, कि वो सही हो सकता है। तो वह उस तरह की, फिर से एक तरह की एथिकल स्वार्थ पर निर्भर परपेचुअल पीस है। पर भारत के संदर्भ में जो विश्व शांति होगी, जो वसुधैव कुटुंबकम है, उसमें किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं, वो केवल चेतना और रियलाइजेशन के प्रभाव से पैदा होने वाली मानव बंधुत्व का कॉन्सेप्ट है। उनमें हमेशा फर्क रहेगा। इस के लिए मैं आरिफ मोहम्मद खान जी के ज्ञान को सलूट करता हूँ। उन्होंने जो व्याख्यान किया, इससे हो सकता है बहुत से हमारे छात्रों को भारतीय चिंतन, राजनीतिक चिंतन और वेस्टर्न पॉलिटिकल राजनीतिक चिंतन में कुछ फर्क करने में और सहयोग होगा। धन्यवाद।